I welcome you all to Unacademy, India's largest online learning platform. You are watching me on B2M channel for Unacademy on YouTube, B2M Beginners to Masters series for UPSC CSE, where our objective is to transform you from a beginner to a master level. For those of you who have not yet subscribed to an academy, I would recommend subscribing to an academy as soon as possible so that you can get the benefit and you uh, you can get access to the live and recorded courses from India's best educator. For this, you have to first download the app, an Academy Learning app, which you can download from the Google Play Store or the App Store. Do register over there, and you can see the free content available over there as well. With me, I am also taking some live sessions and some recorded sessions over there as well. तो YouTube पे तो आप मुझे देख ही रहे हो, मेरे courses को follow कर ही रहे हो. I would recommend that you check out the courses over there as well. And if you find uh, the courses being helpful in your preparation for UPSC CSE, then you can also subscribe to an academy. This is something about me. 7+ years of teaching experience served under many reputed IS institutions of Delhi as well as all over India. I have mentored students for various central and state level examinations. I have appeared for UPSC CSE interview thrice myself, and you can read more about me from here. You can also uh, join this Telegram group if you want to, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ जब कभी भी मैं ऑनलाइन आता हूँ, और साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी पूरे सेशन की दे देता हूँ, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है, हेल्प बहुत होगी स्लाइड्स अगर आपके पास रहेंगी तो, और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ इट लेटर ऑन, और बाद में ऐड ऑन भी कर सकते हो। फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप पे, तो दिस इज द यूजर हैंडल फॉर दैट, कार्तिकेय 3107। इसको आप सर्च करिएगा वेबसाइट पे या ऐप पे, एंड देन यू कैन सी दिस स्माइलिंग फेस एंड आई होप यू रिकॉग्नाइज मी ओवर देयर एज वेल। कुछ इस तरह की प्रोफाइल खुल जाएगी। अगर वो यूजर हैंडल काम नहीं करता है तो आप मेरे नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, कुमार कार्तिकेय, एंड देन यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम हियर एंड दिस सेक्शन एज वेल। जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगी। सी ऑल बटन पे दबा करके आप जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसको देख सकते हो आप। मल्टीपल इंडिया का कोर्स मैंने ऑलरेडी ले रखा है, और मैंने 18 लेसन्स में पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया खत्म कर रखा है। तो इफ यू वांट यू कैन सी द क्लासेस ओवर देयर एज वेल। और अगर आप चाहो तो ये टेलीग्राम ग्रुप Unacademy_K इसे जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस, सो दैट यू बेनिफिट मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशंस। ये गाइस, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि क्या फ़ायदा है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने का? इज़ देयर एनी बेनिफिट बिकॉज़ दे आर वाचिंग द फ्री लेसन्स? बट ऑब्वियस, इफ़ यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी तो वहाँ जो डिस्कशंस होते हैं वो थोड़े और अच्छे होते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पे, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी टॉपिक को मैं और ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करता हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह शेयर करता रहता हूँ लेसन में ही। तो इफ़ यू are willing to join me over there and willing to join 100+ top educators over there at an academy platform at plus, then you can subscribe to an academy as well. नॉमिनल चार्जेस है, उसको अगर आप पे करते हो तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फायदा ये है कि आप एक सब्सक्रिप्शन ले करके यू कैन गेट एक्सेस टू नॉट ओनली माई क्लासेस, बट जितने भी लोग हैं सबकी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और आप उसे देख सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, है ना, कि एक बार सब्सक्राइब कर दिया और जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको आपके सामने खुल जाएंगे, और आप उसमें से अपने हिसाब से क्या पढ़ना है वो चूज कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड सिस्टम है, अगर आप चाहो तो उसको भी आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हो। वेन एवर यू ओपन अप माई प्रोफाइल, यहाँ पे फॉलो बटन दिखेगा आपको इस तरीके से, कुछ ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी। तो इफ़ यू लाइक माई क्लासेस गाइज, डू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। मेरे जैसे 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़िए, हु आर जस्ट अ सब्सक्रिप्शन अवे, है ना। और अगर आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दे वुड हेल्प यू
इन योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन ऑफ कोर्स। जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है। 15,000 प्लस कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अन अकेडमी, और सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लेकिन ये एक्सेस तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे अन अकेडमी को। ऑलरेडी कई सारे लेसन्स अपलोड हो चुके, कई सारे और नए आ रहे हैं। अन अकेडमी के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक टॉपिक सिर्फ एक ही एजुकेटर से पढ़ो। कोचिंग ज्वाइन करते हो अगर ऑफलाइन सेटिंग में, तो उस टाइम जो भी टीचर आता है आपको उसी से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस है, क्योंकि एक ही टॉपिक को कई सारे एजुकेटर्स लेते हैं। आपको जिसका भी समझ में आए आप उस एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन इज लाइक नेटफ्लिक्स, एज आई टोल्ड यू गाइस। एक सब्सक्रिप्शन लो, आपके लिए सारा का सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। अभी आप फ्री क्लास देख रहे हो, अगर लाइव मिस कर देते हो तो फिर आप वो क्लास देख नहीं पाओगे। अगर अन अकेडमी आप पे आप मुझे देखते हो, अगर मेरी क्लास मिस हो जाती है तो आप वो देख नहीं पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, जो भी क्लास हो, वो सारी की सारी आप देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन दो तरीके के हैं, प्लस और आइकॉनिक, है ना। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है ये बेसिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिल जाती है, आप एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइव टेस्ट्स होते रहते हैं जहां आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो, आप क्विज वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को, इवैल्यूएट कर सकते हो। जो कोर्सेज हैं दे आर ऑल इन लाइन विद यूपीएससी सिलेबस, एंड दिस वुड हेल्प यू अचीव योर टारगेट्स एज वेल। दे आर ऑल इन लाइन विद यूपीएससी सिलेबस, एंड ये जो जितने भी कोर्सेज हैं इन्हें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेते हैं। यस गाइस, सिटी के नहीं, स्टेट के नहीं, इंडिया के रेनाउंड टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको प्री से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी करा दी जाती है, जहां पे आप प्री, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, सीसैट वगैरह सब कुछ आपको तैयार कराया जाएगा। देयर आर वीडियो कोर्सेज विच कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, और टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल जाती है, जिसके लिए मार्केट में आपको शायद पे करना पड़े कुछ अमाउंट, ये यहाँ पे फ्री मिलती है। और एग्जाम में लास्ट लास्ट के टाइम तैयारी में मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो आप। तो, देखिए अगर तो सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप अपने आप से तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती हैं। और जो चार्जेस है वो कुछ इस तरीके से हैं, 1, 2 और 2.5 साल के लिए। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं SPKK001 गाइस, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, और आप करीब करीब प्लस सब्सक्रिप्शन पे 9,000 रुपए तक बचा सकते हैं। तो अगर कोर्स आपको 2,500 रुपये, 2,200 रुपये पर मंथ में मिल रहा है, तो क्या ये बुरी डील है। प्री से सिलेक्शन तक की तैयारी कह रहा हूँ गाइस, एबल गाइडेंस फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स विद क्वालिटी कंटेंट। तो प्लस इज द बेसिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको इससे भी थोड़ा सा अपर हैंड एडवांटेज चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, जहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे प्लस के जितने भी प्लस के कोर्सेज है जो मैंने आपको बताया, प्री से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी जो कराई जाती है, उसके साथ कुछ एडिशनल एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जिसके साथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। पर्सनल कोच आपको मिल जाता है जो आपकी प्रिपरेशन को अलाइन कर देता है, लर्निंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का तरीका बता देगा, 1-on-1 डिस्कशन होंगे, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी गाइस, जिससे आपके मेंस के आंसर्स राइटिंग स्ट्रेंथन हो सकते हैं। पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा, कोई अगर आंसर लिख के भेजोगे अपनी तरफ से तो उसको और क्वालिटी उसमें कैसे डाली जाए, है ना, किस तरह से और पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो, क्या और आप लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा लिखें, कंक्लूजन कैसे अच्छा लिखें, ये सारी की सारी रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू इवैल्यूएट करके आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको स्टडी प्लानर भी मिल जाता है, जहां पे आप स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और बाई वीकली आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं
ताकि आप इसका भी फायदा उठा सको और आपकी तैयारी कहीं बीच में भटक ना जाए, डिमोटिवेट होकर के तैयारी छोड़ ना दो, वो भी टेकन केयर ऑफ हो जाती है गाइस, है ना। तो प्लस के एडवांटेजेस के साथ पर्सनल कोच, मेंस आंसर राइटिंग और स्टडी प्लानर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं। इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड यूज करते हैं गाइस, SPAK001, राइट गाइस। तो ये जो कोर्स है इस पे भी आप करीब करीब 15,000 रुपए तक बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो 6, 12 एंड 24 मंथ्स की ईएमआईज तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, नो कॉस्ट ईएमआई। तो आपको ये कोर्स अगर 4,000 रुपए में मिल रहा है तो क्या ये बुरी डील है? बी वाइज गाइज, टू प्रिपेयर विद मी, टू प्रिपेयर विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, प्लीज ज्वाइन अन अकेडमी और हम अच्छे लेवल पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर जीएस हम कर लेंगे, ऑप्शनल का भी ये बताइए, तो ऑप्शनल के लिए भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हो। अगर ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, डाउट में हो, तो पूछ लेना। अन अकेडमी में 23 प्लस सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। 23 में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सॉरी पोल साइंस, है ना। इस तरह के जो मार्केट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो चलते देखते हो आप, है ना। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे लोग लेते हैं। सारे के सारे ऑप्शनल्स ऑलमोस्ट कवर किए जा चुके हैं, कई सारे और नए ऑप्शनल्स आ रहे हैं। 23 प्लस ऑप्शनल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं इनके, और अगर आप चाहो तो इस पे भी 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है गाइस, कोड यही रहेगा SPKK001। कभी भी आप अन अकेडमी पे कहीं पर भी सब्सक्राइब करिए, ये कोड अगर यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मौका मिलेगा मेरे जैसे और मेरे साथ के कई सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने का। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी और आप आसानी से, वी होप, प्रिपेयर अगर कायदे से करते हो, लगे रहते हो, तो नो डाउट यू कैन क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो बी वाइज एंड चूज वाइजली। पॉलिटी के बारे में मुझे बोलने के लिए शायद अब कहने की जरूरत नहीं है। इट्स बीन लॉन्ग दैट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। इसको मिस मत करना। कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो मेरे साथ अन अकेडमी प्लस पे जुड़ेंगे आप में से, जो मेरे साथ एंशंट करेंगे, जो मेरे साथ आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करेंगे, जो मेरे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कवर करेंगे? ये सारी चीज करने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी। मैं रिवीजन बहुत जबरदस्त कराने वाला हूँ इस बार, प्री के पहले प्लान्स हैं कुछ प्लस प्लेटफॉर्म के। आप मेरे साथ जुड़िए और उसका फायदा उठाइए। ये गाइस, Cornwallis was the next person who strengthened the cause of the British in India। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ कॉर्नवालिस उसके बाद जब आते हैं, इसकी प्रायोरिटी अलग रहेगी। वॉरेन हेस्टिंग की प्रायोरिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू को संभालना। एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल लिया, रेवेन्यू वाला काम आकर के ये करेगा। कॉर्नवालिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड इसके जो अचीवमेंट्स थे वो काफी सारे थे। और अगर आप देखोगे तो दिस गाय, ये इंडिया आने के पहले ही वॉज डेप्यूटेड इन अमेरिका एज वेल। वो मूवी एक आई थी, अगर आपने देखी हो, ब्रैड पिट की थी, किसकी थी, ब्रेव हार्ट वॉज द नेम ऑफ द मूवी। पुरानी मूवी है। ब्रेव हार्ट मूवी में जो कैंपेन है, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो वहां पे जो एलिमेंट्स थे जो पुशबैक कर रहे थे, फ्रेंच लफायत का हेल्प वगैरह सब दिखाया, लफायत को भी दिखाया गया उसमें, कॉर्नवालिस को भी दिखाया गया है जिसके साथ वो जाकर के डील करता है।
कि ब्रिटिश वर रिट्रीटिंग एंड द फ्रेंच वर हेल्पिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ओवर देयर। तो इंडिया में आने के पहले 1786 में आने के पहले ही वॉज पोस्टेड इन अमेरिका, है ना। यूएस की कॉलोनी हार करके ये वापस आए थे, है ना। तो कॉर्नवालिस, अब ये जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं ना गाइस, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आईएफएस ऑफिसर्स के जैसे हैं। आईएफएस ऑफिसर्स, है ना। तो आईएफएस ऑफिसर को जैसे आप देखते हो अलग अलग जगह पे डिप्यूट किया जाता है, दे हैंडल द चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, है ना। तो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस, वो अलग अलग जगह जा करके, जैसे जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे लोग, और आप देखोगे जो एम्बेसडर बनेंगे, तो वैसे ही ये भी थे। दे वर लाइक आईएफएस ऑफिसर अंडर द क्राउन, और इनको कभी अमेरिका भेजा जाएगा, कभी इंडिया भेजा जाएगा, कभी अफ्रीका भेजा जाएगा। तो कॉर्नवालिस को पहले अमेरिका भेजा गया, और वहां क्रांति हो गई, अमेरिका की कॉलोनी इनके हाथ से निकल गई। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं यार, तुम समझदार आदमी हो, कोई नहीं, हटाओ, लेट गो द कॉज ऑफ अमेरिका, इंडिया पे जाके कब्जा करो। और फिर ये आदमी इंडिया आता है, और इसके जो काम होंगे ना, ये आदमी इतना समझदार बना क्यों था? क्योंकि इसने कुछ गलती की थी अमेरिका में, जिससे इस आदमी ने सीखा, और वो गलतियां दोहराएगा नहीं, इंडिया को और भी पावरफुल कॉलोनी बनाएगा, है ना। He would strengthen the cause of British imperialism in India and strengthen the foundation which was laid down by Robert Clive. सबसे इंपॉर्टेंट काम इस आदमी का, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसने रेवेन्यू सिस्टम डिसाइड कर दिया परमानेंटली। वो जो प्रॉब्लम थी ट्रेजरी डिप्लीट होने वाली, वो खत्म हो गई। जो बर्डन वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने ऊपर लिया था, उस बर्डन को शिफ्ट किया ईआईसी से, ईआईसी को नो लैंड रेवेन्यू से रिलीव किया, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें पैसा अपने आप ही आ रहा है अकाउंट में, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। पीपल आर कलेक्टिंग द मनी एंड डिपॉजिटिंग इट इनटू द स्टेट ट्रेजरी ऑफ ईआईसी, एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस पर्सन। चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका नाम था, चार्ल्स कॉर्नवालिस, and he got the title of Marquess, है ना। तो अर्ल मार्क्वेस चार्ल्स कॉर्नवालिस, 1786 1793, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। कुछ लोग ब्रेक मांग रहे हैं, बस एंड हो गया क्या? नहीं, आई थिंक लाइव चल ही रहा होगा, खत्म नहीं हुआ है अभी। ब्रेक चाहिए, चलो ले लो, जनता जनार्दन, है ना। डेमोक्रेसी है, जब तक मांगोगे कि नहीं, वैसे तब तक मिलेगा नहीं, है ना। तो ब्रेक ले लेते हैं, लंच कर लीजिए आप लोग। आधे घंटे का ब्रेक ठीक है आप लोगों के लिए? हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद मिलते हैं। और कॉर्नवालिस को आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैसूर की स्टोरी आज डिस्कस हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो भी एक लंबा टॉपिक है। बट एनीवेज, 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ, आई होप, है ना। और फिर शुरू करते हैं कॉर्नवालिस की कहानी। तो लिंक यही रहेगा गाइस, ठीक है। और 30 मिनट्स, यानी कितना, 1 बज रहा है ना, 1:30 बजे मिलते हैं, एग्जैक्ट, इट इज एग्जैक्ट 1 PM राइट नाउ, 1:30 बजे मिलते हैं। हाँ, कभी-कभी 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, नींद आने लगती है कुछ लोगों को, है ना, आराम करते, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर 1 घंटे का नहीं हुआ करे तो सिर्फ आधे घंटे का ही ब्रेक दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पहले भी ब्रेक चाहिए होता है ना गाइस, तो बता दिया करो, आई कैन गिव यू 15 मिनट्स ब्रेक ट्वाइस, ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो जैसा भी लगे, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा होता है मेरा। जनरली आप अनअकैडमी पे 1 घंटे के, सवा घंटे, 1.5 घंटे के सेशंस देखते हो, लेकिन द पर्पज वो है ना, वो चीज कि भाई मुझे हिस्ट्री को नो पहले कई सारे आपको टॉपिक समझाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर कोरिलेट करना पड़ता है उन सबको, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी होती है, ये चीज, ये काम 1 घंटे में हो नहीं पाता है गाइस, है ना। और हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ाने में मजा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे शुरू ही हुई और खत्म भी हो गई, है ना। एटलीस्ट 2 घंटा मिनिमम मैं लेता हूँ, और
मैराथन सेशन में तो मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं, है ना। तो मजे के साथ पढ़ेंगे, बोर नहीं होंगे, है ना। हिस्ट्री के मजे लेने, डोंट टेक इट एज अ बर्डन गाइस। एंजॉय करो, कहानियां देखो, इन इन लोगों से सीखो, इनकी गलतियों से सीखो। कॉर्नवालिस के बारे में मैं बताऊंगा और आपके साथ कुछ अच्छी डिस्कशंस करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, आधे घंटे में मिलते हैं। 1 मिनट ऊपर हो गया तो 136 पे मिलूंगा मैं आपको, है ना गाइस। ठीक है, तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। ध्यान देना, आधे घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे का नहीं है, आधे घंटे का। सी यू एट 137 नाउ। ठीक है, 137 पे मिलते हैं, 1:30 बजे। ठीक। अभी फिलहाल टी ब्रेक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा सेशन नहीं है, बट देन चाय वगैरह तो आप इंतजाम कर ही सकते हो, है ना। whenever you want to freshen up, you can go and grab a cup of coffee or tea. I'm not sure if you are online, guys. Do let me know uh, if you can see me on your screens and you can hear my voice so that I can move ahead in the session. अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ, देर इज समवन हु, जो जनरली जितने भी लेसन्स मैं लेता हूँ यूट्यूब पे, लास्ट में डिसलाइक मार के कोई जा रहा है। आई एम नॉट श्योर हु इट इज, बट ठीक है। इफ यू लाइक द लेसन यू कैन लाइक इट ना, अगर नहीं पसंद आता तो यू कैन डिसलाइक इट। डेमोक्रेसी है भाई, आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है, वट एवर यू फील लाइक। बट देन इफ यू, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म एज वेल। और अगर सेशन पसंद नहीं आता है तो आई एम ओपन टू सजेशंस एज वेल, है ना। क्या और किया जा सकता है, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल, कि किस तरह से सेशन को और अच्छा बना सकते हैं, क्या चीज़ें और पेश की जाएं आपके लिए। डू लेट मी नो दैट एज वेल, है ना गाइस। बलराम कह रहे हैं कि एक बार ग्रुप में लिंक सेंड कर दीजिए। कौन सा लिंक सेंड कर दें? ऑनलाइन वाला? रुको मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए भाई, लाइव अगेन। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी है। आज कितनी तारीख है? आज है 19। ओके, तो आज मैं सेशन ले रहा हूँ। ये सेशन जो है कल होगा, लेकिन फिर अगले 3 दिन आई वोंट बी टेकिंग अप द सेशन। आई वुड बी टेकिंग अप अ ब्रेक फ्रॉम 21 नवंबर टिल 23rd। आई नीड टू गो टू दिल्ली फॉर सम, टू टेक केयर ऑफ सम बिजनेस। ठीक है, तो आई वुडंट बी टेकिंग अप द सेशन फ्रॉम 21 to 23rd। ये 3 दिन में सेशन नहीं लूंगा। 21st वुड बी सैटरडे, 22nd वुड बी संडे, एंड देन 23rd वुड बी मंडे, है ना। तो सैटरडे संडे मंडे को सेशन नहीं है। 21 से 23 नवंबर सेशन नहीं है आपका, यूट्यूब पे भी नहीं है और एजुकेटर ऐप पे भी नहीं है। एजुकेटर ऐप, जो आप लर्निंग ऐप जिसको देखते हो, तो दोनों सेशन नहीं होंगे, ना यूट्यूब का ना लर्निंग ऐप का। 21 से 23 तारीख तक छुट्टी, है ना। छुट्टी में एंजॉय मत करना, मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लेना, जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया है। जो कोई भी किताब है आपके पास उसको पढ़ लीजिएगा गाइस। ठीक है, 21 नवंबर टू 23 नवंबर, ठीक है। तो 24th की मॉर्निंग में मैं आपको मिलूंगा। 24th यानी ट्यूसडे, ट्यूसडे 24th को 11 बजे फिर से, है ना। अगर सेशन की टाइमिंग में कुछ चेंज होता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेशन और पहले ले लीजिए, या कुछ लोग कह रहे हैं कि दोपहर में ले लीजिए, तो अगर सेशन की टाइमिंग में कुछ चेंज होता है तो मैं आपको उसी ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, unacademy_k। इसको आप फॉलो करते रहिएगा। यू वुड गेट टू नो अबाउट द चेंज इन टाइमिंग इफ देर इज एनी। ठीक है, हो सकता है ये सेशन में 10 बजे से शुरू कर दूं, हो सकता है दोपहर में 3 बजे से करना पड़े, बिकॉज आई एम प्लानिंग सम फ्यू कोर्सेज ऑन प्लस एज वेल। तो उधर भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी क्लास है, तो उसी अकॉर्डिंगली इसको शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, डू लेट मी नो योर चॉइस कि आप कब चाहते हो कि ये सेशन कितने बजे
नेक्स्ट वीक से लिया जाए, डू लेट मी नो दैट एज वेल। जनता जनार्दन ने भाई जो डिमांड आएगी उसी के हिसाब से सप्लाई होगी, है ना। तो ट्यूसडे 24 नवंबर को मैं आऊँगा, कल मेरी सेशन है ना। तो आज 19 तारीख, 20 तारीख को सेशन होगा, 20 को कल भी मैं 11 बजे मिलूंगा आपको, ठीक है। 21 से लेके 23 तक सेशन नहीं है मेरा, आई एम टेलिंग यू दीज गाइज बिफोर हैंड। 24 तारीख को मैं सुबह 11 बजे या जितने बजे भी है मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। दैट वॉज द नोटिस फॉर यू गाइज, है ना। आई होप सारे लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आफ्टर द लंच ब्रेक। अभिजीत कह रहे हैं मॉर्निंग 9 बजे, अरे बाप रे, उठ जाओगे? ठंड के दिन आ रहे हैं, विंटर इज कमिंग, वलार मुरगुलिस वलार डायरिस। जेनी सेइंग 9 AM, कर सकते हैं, नॉट एन इशू, बट द थिंग इज फिर ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं दे पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं 1 बजे तक रैप अप कर दूं चीज़ों को। लेकिन फिर 9 बजे आ जाना देखने सेशन, ऐसा ना हो कि नींद भरे हो आंखों में और मुझे देख रहे हो ऐसे ऐसी निगाहों से, है ना। 9 से 12 जेनी कह रही हैं, 9 to 12। अभिजीत 5 बजे उठते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक द पर्सन, क्या बोलते थे वो, कौन सा एंड वाइज, ठीक है। आई लेट यू नो जेनी, सुबह कितने बजे सेशन लेना है मैं आपको बता दूंगा। 24 तारीख वाला जो टाइम है मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। कल 20 तारीख को 11 बजे सेशन तो होगा ही आपका, ठीक है। चेंज इन टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, तो अपनी प्रेफरेंस यहाँ चैट में लिख देना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा और उसी हिसाब से जैसा जनता जनार्दन कह रही है वैसा मैं कर लूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सेशन मिस हो जाता है सपोज, तो मैं ये भी चीज आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेटर ऐप पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो लर्निंग ऐप जो है आपका उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आप तो मुझे यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप चाहो तो अनअकैडमी वेबसाइट पे या अनअकैडमी के ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मेरा सेशन चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो इससे काफी पीछे है ना गाइस। तो अगर आप चाहते हो कि रिवीजन हो जाए, जैसे अभिजीत मेरी सारी क्लासेस में प्रेजेंट रहता है ना, जितनी भी फ्री क्लासेस होती है वो उसमें वो प्रेजेंट रहता है, आई सी हिम इन देयर एज वेल। जेनी शायद दूसरे यूजर नेम से थी एंड शी ज्वाइंड मी yesterday as well even after attending the class in the afternoon, ठीक है। तो अगर रिवीजन करना है, नहीं टाइम निकल पा रहा है, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम, तो यूट्यूब पे तो सेशन देख ही रहे हो, आप मेरे साथ ऐप पे भी जुड़ सकते हो, जहां आज मैं वैसे एंग्लो कार्नेटिक वॉर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, है ना। आज पूरा एंग्लो कार्नेटिक वॉर, तीनों वॉर में आज डिस्कस कर ले जाऊंगा, ठीक है। 2.5 घंटे का सेशन होगा, 7 PM इज द टाइम ओवर देयर, 7 से 9:30, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल, ठीक है। अगर ये यहाँ में सेशन मिस हो जाता है तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर रिवाइज करना चाहो तो भी आके बैठ के देख सकते हो। शाम को एक कप चाय के साथ इतिहास की क्लास फिर से पेश की जाएगी आपके लिए, ठीक है। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन दी ऐप एज वेल, ठीक है। कॉर्नवालिस के बारे में हम बात कर रहे थे, ये जितना भी टाइम आपने लिखा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और इसी हिसाब से क्लास शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस के बारे में हम बात कर रहे थे, अर्ल मार्क्वेस चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये आदमी जब आया देन प्रायोरिटी ऑफ दिस मैन वाज वेरी डिफरेंट, जिसके बारे में हम लोग ने ब्रेक के पहले बात की थी। आई डिस्कस्ड अबाउट हिज इनिशियल कैंपेन्स इन अमेरिका एज वेल, और कॉलोनी खोने के बाद ये इंडिया में डिप्यूट किए गए थे, एंड ही वॉज अ वेरी मेच्योर मैन, है ना। वाइजनेस इनके इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, ये आदमी अपनी गलतियों से सीखा करता था। सबसे अच्छी बात इसके साथ यही थी कि ये आदमी अपनी गलतियों से सीखा करता था। इतिहास में कई सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे हु वुड डू रिपीटेड मिस्टेक्स लाइक द स्टूडेंट्स डू फॉर यूपीएससी सीएसई, रिपीटेड मिस्टेक्स, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट अलग आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना गाइस। You would see the reference of a person named Akbar when you would go through medieval India. अकबर वाइज इसलिए था बिकॉज ही वॉज लिसनिंग टू हिज एडवाइजर्स, और इसके एडवाइजर्स बड़े जबरदस्त थे। जब अकबर यहां आया, when मुगल्स केम हियर,
इनिशियली टर्क्स, है ना, जब टर्क्स इंडिया में आए दे वर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदूज ओनली, है ना, लेकिन जब मुगल्स इंडिया में आए दे वर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदूज एज वेल एज इंडियन मुस्लिम्स, दे वर कंसिडर्ड एज मलिच, दे वर कंसिडर्ड एज फॉरेनर्स। तो टर्क्स जो थे ये सिर्फ हिंदूज से रजिस्ट कर रहे थे, मुगल्स वर रजिस्टिंग फ्रॉम हिंदूज एज वेल एज इंडियन मुस्लिम्स। और यहां पे इसके जैसे समझदार आदमी की बहुत जरूरत थी, जिस तरह से ईआईसी को इसके जैसे समझदार आदमी की बहुत जरूरत थी, है ना। जब अकबर आता है तो सबसे पहला काम, इनिशियली अगर आप देखो तो उसके इनिशियल डिक्लेरेशंस में 1564 में वो जजिया को अबॉलिश कर देगा। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टैक्स जो बहुत टाइम से चल रहा था और इसकी वजह से उसे मास सपोर्ट मिल जाता है। 90% ऑफ द नॉन मुस्लिम स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, 90% ऑफ हिंदू स्टार्टेड फेवरिंग हिम। इसको पता था कि कब क्या चीज करनी है। इसे पता था कि अगर इंडिया पे मुझे रूल करना है तो मुझे एक ग्रुप का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सारे ग्रुप के सपोर्ट चाहिए। और इसी वजह से इसकी अगर पॉलिसीज देखोगे, दैट वाज इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। समझदारी ऐसी एक चीज है जो आपके अंदर होती है या आप उसे डेवलप करते हो, है ना। ये जो चीज थी ये औरंगजेब के साथ बिल्कुल नहीं थी। इसने कई सारे ब्लंडर किए थे। One blunder was reimposing jizya again in 1679, है ना। उस टाइम शिवाजी रेजिस्ट कर रहे थे। शिवाजी की कहानी में मराठा में डिस्कस करूंगा डिटेल में, मुझे ये टॉपिक पे डिस्कस करना है अभी मराठास का। शिवाजी वॉज राइजिंग इन पावर बैक देन, और शिवाजी ने नारा लगाया हिंदुत्व धर्मोद्धारक, हिंदुओं का करता धरता। तो शिवाजी की बात किसी ने सुनी ही नहीं, है ना। अरे होते हो गए। हिंदूज ऑफ इंडिया डिड नॉट सपोर्ट दिस गाय। अब जैसे ही इन्होंने नारा लगाया हिंदुत्व धर्मोद्धारक का, अब औरंगजेब की जगह अगर कोई अकबर जैसा रूलर होता, दो चार मंदिर बनवा देता, दान वान दे देता, पुजारियों को खाना खिला देता, दिखाता कि हम भी आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन दिस गाय, इंस्टेड ऑफ अपीजिंग द हिंदूज इन इंडिया, ही अबॉलिश्ड ही रीइंपोज जजिया। तो जितने लोग इनको नहीं मान रहे थे वो भी फॉलो करने लगेंगे। एंड दैट वाज अ ब्लंडर कमिटेड बाय औरंगजेब बैक देन। इनकी बात को इसने सच प्रूफ कर दिया कि यही हिंदू धर्मोद्धारक है, ये तो मुसलमानों को फेवर करता है। तो जितने हिंदूज थे वो इनको सपोर्ट करने की जगह इनको सपोर्ट करने लगे। शिवाजी शायद अकेले ये काम नहीं कर पाते, औरंगजेब के ब्लंडर ने इनको ये काम करने पे मजबूर कर दिया था। वाइजनेस, मैच्योरिटी गाइस, दैट शुड बी देयर इन दिस पर्सन। कहानियों में मैसेजेस जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स वगैरह, ये सब तो आप अपने आप से किताबों से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये मैसेजेस ज़रूर याद रखना। कल जब एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे ना आप, then you would get to know what I'm talking about, when you would face the heat of the people। कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे एक अच्छी पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करानी है, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। और अगर ये मैसेजेस याद रहते हैं, अगर हिस्ट्री से आप सीख सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी आगे बड़ी आसान हो जाएगी। कॉर्नवालिस केम टू इंडिया ट्वाइस। इसको दो बार बुलाया जाता है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव को तीन बार बुलाया जाएगा इंडिया में, है ना। लेकिन जो दूसरा इसका जो सेशन था 1805 में, जब ये वापस आया था तो इसके साथ इश्यूज हुए थे, एंड देन ही लेटर डाइड इन 1805 इटसेल्फ इन द ऑफिस, है ना। तो ये जो टाइम है इसमें इसने काफी सारे चेंजेस किए थे, जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम की उसको इसने समझा था, और उसी हिसाब से इसने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाई थी। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया ही एक्वायर्ड वीटो पावर। अच्छा, ये जो आदमी था, जब इसको बोला गया कि इंडिया का चार्ज जाके लो, उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना। और ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसे थे जहां पर इसे इश्यूज हुआ करता था, जहां पर इसे इशू हुआ करता था। एंड दैट इज व्हाई यू सी these restrictions
proved out to be very detrimental for the गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल बिफोर कॉर्नवालिस। तो इसने क्या कहा? ही सेड दैट ठीक है मैं इंडिया जाऊंगा, लेकिन आई वांट एब्सोल्यूट पावर्स, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने देना। और इसी वजह से यू वुड सी ही गेन्ड सम वीटो पावर्स ओवर देयर इन बंगाल। वीटो पावर लेकर के अपनी मनमानी अपने हिसाब से चीजों करना चाहता था, जो कि अच्छी चीज है ना? वो इसने करनी शुरू की। ही वॉज डिप्यूटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन वेंट फॉर द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल है। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। कॉर्नवालिस जो है वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कब बने? आफ्टर, वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहा हूं, कब बने? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ गई? जस्ट गिव मी अ सेकंड, देयर इज सम इशू रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर क्लैश। एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट आई नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्ट्रीम, देयर इज सम इशू विद द हार्ड ड्राइव। सेशन शायद स्टोर नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी। राइट, सो कॉर्नवालिस के जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए आप, तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करता है ये 1793 में। लास्ट के टाइम में अगर आप देखिए तो परमानेंट सेटलमेंट आएगा in his last year of tenureship in India. This was related to land revenue system, the biggest achievement of Cornwallis. कॉर्नवालिस कोड जैसे नेपोलियन कोड था, है ना, उसी तरह से कॉर्नवालिस भी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, और इसी वजह से इसको फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज कहेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में जो जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे वॉरेन हेस्टिंग ने, उसको एक स्टेप आगे लेकर के जाएगा, कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ही क्रिपल्ड मैसूर, मैसूर की इकोनॉमी को ये बर्बाद कर देगा, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। और सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या था? वर्ड समझ में आ रहा होगा आपको। परमानेंट सेटलमेंट, समथिंग विच वॉज डन टू सेटल समथिंग परमानेंटली। दिस वॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, ये ध्यान रखना, है ना। ये जो आइडिया था परमानेंट सेटलमेंट का, हालांकि इंप्लीमेंट कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन आइडिया सर जॉन शोर का था, जो इनके साथी थे, इनके साथ काम करते थे, इनके ऑफिस बेरर थे। आगे चल के ये आदमी भी एक बार गवर्नर जनरल बनेगा, है ना, कुछ टाइम के लिए। लेकिन सर जॉन शोर एक दिन इनको ये आइडिया ले जा करके देते हैं, बिकॉज दिस गाय वाज गेटिंग इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रेवेन्यू कलेक्शन। तो सर जॉन शोर ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया शेयर किया गया। कॉर्नवालिस को आइडिया पसंद आया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वो आइडिया किस चीज से रिलेटेड था? फाइनेंशियल ट्रबल जो कंपनी फेस कर रही है उससे बाहर निकलने का। कॉर्नवालिस दस प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम थ्रू परमानेंट सेटलमेंट, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ये, जिसके ऊपर यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो अगर चीज समझ में ना आए तो मुझसे पूछ जरूर लेना, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी। वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट। जस्ट अ सेकंड गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट बाय कॉर्नवालिस। ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो रिफॉर्म है ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो क्या चीज हुई थी ये देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग कॉर्नवालिस ने 3 स्टेप्स लिए और लैंड रेवेन्यू का इशू खत्म कर दिया पूरी तरह से। सबसे पहला काम, देखो बैकग्राउंड समझोगे तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या। जमींदार पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? बिकॉज दे वर बिलीविंग इन देयर पर्सनल ओन इंटरेस्ट, है ना। जमींदार से कहा गया था उस टाइम जब वॉरेन हेस्टिंग था कि पैसा लाके जमा करो, लेकिन ये क्यों जमा करेंगे, इनका क्या फायदा है? और इंडिया में तो लोग फायदा ही देखते हैं।
फार्मर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। चुंगी टैक्स जो था, है ना, जो ट्रेड टैक्स लेवी किया जा रहा था, वो 4 कस्टम हाउसेस में जमा नहीं हो रहा था। तो रेवेन्यू जो थी, स्टेट की ट्रेजरी थी, वो काफी ज्यादा डिप्लीट होती चली जा रही थी क्योंकि इनकम थी नहीं और वॉर जो था उसकी वजह से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था। इसने इनको पकड़ा, जमींदारों को, और इनको पावरफुल बना दिया क्योंकि उसको समझ में आया कि जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पे लोकल एरिस्टोक्रेसी जो है दैट इज इन पावर। तो अगर हमको फार्मर को कंट्रोल करना है तो अगर हम इनको करें तो ये फार्मर को कर सकते हैं। और ये चीज आप जानते ही हो कि लोकल एरिस्टोक्रेसी जो है, जो जमींदार हैं, दे देन स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। इसने जमींदार को पावरफुल बना दिया। कैसे? जमींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। ध्यान देना इस बात पे। इसने किया क्या? ही मेड जमींदार्स एज द ओनर ऑफ द लैंड एंड ट्रेडिशनल राइट्स वर अटैच्ड विद ड्यूटी। बोला कि ये तो तुम्हारा कर्म है, तुम्हें करना है। अगर जमींदार को जमीन का मालिक बना रहे हो तो जितने भी फार्मर होंगे वो क्या हो जाएंगे? लैंडलेस लेबरर्स। ये जमीनें थी किसकी? फार्मर्स की। दे किसको दी? जमींदारों को। नाउ फार्मर्स वर इन ट्रबल, जमींदार्स वर मेड पावरफुल क्योंकि काम इनसे निकलवाना था। ठीक। तो जमींदार्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, ट्रेडिशनल राइट्स वर अटैच विद ड्यूटी। तो जमींदार ने बोला कि ठीक है, हम आपको देंगे। कितना पैसा देना है? लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई, अब कॉर्नवालिस इंडियंस को जानता था ये पैसा देते नहीं है। जमींदारों को कॉर्नवालिस ने कहा कि हमें नहीं पता, मुझे साल का इतना पैसा ला के दो। अब ये फिगर कहां से कैलकुलेट हुई? 2 करोड़ 68 lakhs was fixed as a land revenue for a year on the basis of the collection of 1790 and 91। इस साल को बेस बनाया, इस साल में जितना कलेक्शन हुआ था उस हिसाब से एक फिगर डिसाइड की गई, एक बजट बनाया गया और बोला गया कि इतना पैसा अगर हमें मिल जाता है, आज से 300 साल पहले की बात हो रही है, अगर इतना पैसा मिल जाता है तो हमारा काम चल जाएगा। ये पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी? जमींदार की। ठीक। अब एक चीज देखो, जमींदार को एक सेल्स टारगेट दे दिया गया, बट ऑब्वियस दे वुड एक्सप्लॉइट द फार्मर। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? फार्मर्स के साथ जातियां ज्यादा होने लगी, जबरन लगान लिया जाने लगा। फार्मर टर्न इनटू बेगर्स। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो छीन ली गई। किसानों की जमीन छीन के दी किसको गई? जमींदारों को। और ये इनको परेशान कर रहे हैं। ठीक। तीसरी चीज जो इसने की, दैट वाज द कलेक्शन was divided into the following ratio। क्यों? क्योंकि जमींदार ने बोला कि साहब ठीक है, हम आपको पैसा लाके देंगे, इतना पैसा लाके दे देंगे, हमारा क्या फायदा है? तो कॉर्नवालिस ने बोला देख, ये तेरा फायदा है, जितना भी कलेक्शन हो रहा है ना, उसका 1/11 पार्ट तेरा और बाकी 10/11 पार्ट हमारा। अब इस फिगर का अगर आप 1/11 करोगे तो बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी, है ना। तो जमींदारों का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा। अब एक चीज ध्यान दो, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो रेवेन्यू कलेक्ट अब कौन कर रहा है? जमींदार। तो कंपनी वुड गेट रिलीफ फ्रॉम द बर्डन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जमींदार लोकल आदमी है, इसको पता है कि पैसा वसूल कैसे करना है। फायदा इसका यहां दिख रहा है आपको। और ये फिगर फिर इनको हमेशा मिलती रहेगी, है ना। लैंड रेवेन्यू जब फिक्स हुई, कंपनी का हेडेक परमानेंटली खत्म हो गया क्योंकि नाउ द कंपनी हैज डेलीगेटेड दिस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। जमींदार वर मेड पेएबल टू दैट, और ये हर साल इतना पैसा लाके दे देंगे क्योंकि खुद का फायदा है। पैसा, मनी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ द पीपल, है ना। और इसीलिए अगर आपको
जिंदगी में किसी को, किसी दोस्त को दुश्मन बनाना है तो एक काम करिएगा, उसको पैसा उधार दे दीजिए। अगर किसी किसी दोस्त को, इफ देर इज समवन हु इज योर फ्रेंड, अगर किसी दोस्त को दुश्मन बनाना है तो आप उसे पैसा उधार दे दो। ना वो पैसा वापस आएगा, ना वो दोस्त वापस आएगा। पैसा खा के गायब हो जाएंगे, फोन करते रहो, वो वापस ही नहीं आता, ना दोस्त ना पैसा। नेवर गिव मनी टू एनी वन। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरत में है तो आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे, अरे भाई 5,000 दे दे, गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट खरीदना है, आप दे दे तो ले ले, अगली बार फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अगर आप किसी को हेल्प करते हो ना, इफ यू डू इट फॉर वंस, दैट पर्सन वुड कम टू यू अगेन। किसी के लिए भी अगर आप कुछ भी करते हो, कोई फेवर करते हो, तो आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा, चौथी बार भी करेगा। ये ह्यूमन नेचर है गाइस। स्टॉप देम एट द फर्स्ट टाइम कि भाई मैं उधार देता ही नहीं। आपका दोस्त भी बचा रहेगा, आपका पैसा भी बचा रहेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की जान जा रही है, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज आप मुंह पे बोल दोगे कि नहीं दूंगा तो भी नाराजगी हो जाएगी, है ना। तो करना कैसे है? आप बोलो कि अभी पैसा नहीं है मेरे पास, तुम कहीं और किसी और से बात कर लो। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने पैसा दे दिया तो जिंदगी भर कभी भी आपको ये आदमी मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इफ समबडी इज नीडिंग सम रुपीज और आपने उसको पैसा पहली बार में ही दे दिया, तो ये कहेगा कि अरे हमारे चाचा से भी हम ले सकते थे, तुमने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया पैसा दे के। वो एहसान वाली बात हो जाती है। इस आदमी को कहो कि अभी पैसा नहीं है, तुम कहीं और बात कर लो, और जब भटके कई जगह देखे और तब भी पैसा ना मिले इसे, तब इसे हेल्प करो। फिर ये जिंदगी भर आपको मानेगा, बिकॉज दिस गाय वॉज हेल्प बाय यू व्हेन ही वॉज इन रियल नीड। अब उनको बोलो कि और जगह पता कर लो, मेरे पास नहीं है। और जब ये परेशान हो जाए बहुत, एंड व्हेन यू सी दैट दिस पर्सन इज रियली इन डिस्ट्रेस, तभी पैसा देना, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एवरीबडी नोज लेना बैंक, नो बडी नोज देना बैंक। हिंदुस्तान है ये गाइस, हिंदुस्तान। अजीब सा देश, मजेदार लोग, डायलॉग बाज, फिलोसफी वाले। सोचो दिस देश के लोग इतने खतरनाक हैं, उसके संत कितने खतरनाक होंगे। संतों के बारे में भी बात करेंगे, है ना। टू टैकल द पीपल ऑफ इंडिया यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। फायदा जमींदारों को दिखा, इससे फायदा क्या हुआ? आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। यहां जमींदार को ओनर बना दिया, यहां लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दी, और यहां पर जमींदार और ईआईसी का शेयर डिसाइड हो गया। फायदा इनका हो गया। इसकी वजह से हुआ क्या? दिस स्टेबलाइज्ड द रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि अब परमानेंट अकाउंट में पैसा आने लगा, हर साल इतना पैसा मिल जाएगा इनको। तो एक फिक्स्ड इनकम जो होती है ना सरकारी नौकरी वाली, वो आने लगी। ऊपर नीचे नहीं होता था, फिक्स्ड इनकम आने लगी। तो ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट था। दूसरा, कंपनी गॉट अ पावरफुल लोकल सपोर्ट जमींदार के रूप में, क्योंकि ये अब किसके फेवर में काम करेंगे? ईआईसी के फेवर में। तो पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं लोकल एरिस्टोक्रेट्स, दे आर पावरफुल इन रूरल एरियाज। ये फिर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जमींदारों को अगर देखोगे, चौधरी साहब लाठी वाठी लेके 10 लोग इनके साथ चलते रहते हैं। फार्मर को कंट्रोल करना है तो ये आदमी काम आ सकता है। पावरफुल लोकल सपोर्ट was also provided by these जमींदार्स। तो पॉलिटिकल बेनिफिट भी, इकोनॉमिक बेनिफिट भी। कंपनी also got rid of the burden to collect the revenue, as जमींदार collected it and gave it to EIC। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट ही समझ में आई। इकोनॉमिक बेनिफिट क्यों? रेवेन्यू स्टेबलाइज हो गई। पॉलिटिकल क्यों? पावरफुल लोकल सपोर्ट मिल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का बर्डन ईआईसी की जगह जमींदारों पे आ गया। ये आराम से बैठे थे। और ये होता है दिमाग।
इस आदमी का दिमाग है। ये चौधरी साहब बैठे हैं, लगान ला के दिया जा रहा है, स्टेट ट्रेजरी में डाल देंगे। यहाँ डिस्कशन चल रहा है, ये प्रधान है, ये गरीब किसान है जिनकी जमीनें छिन गई हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा इशू परमानेंटली सेटल हो कैसे गया। ठीक है। कॉर्नवालिस ने आगे चल करके सनसेट लॉ भी इंट्रोड्यूस किया 1794 में। इशू किया, बाद में वो इंप्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, यहां जमींदार मालिक बन रहा है, पावर बढ़ी। जमींदार अंग्रेजों के लिए पैसा लाके दे रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ी। और यहां पे जमींदार को शेयर मिल रहा है। कोई जरूरी है क्या कि ये जमींदार लॉयल रहे? क्योंकि पैसा जिसके पास आता है उसका दिमाग सातवें आसमान में चला जाता है। जनरली इज सीन कि जितने भी हम्बल लोग होते हैं ना, पैसा और आने के बाद जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो वो और ज्यादा हम्बल हो जाते हैं। आदमी का असली रंग तब पता चलता है जब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या बहुत पैसा है। आप आदमी को तब देखो, तब उसका असली नेचर समझ में आता है। जब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या बहुत पैसा है ना। जमींदार को अकाउंटेबल बनाने के लिए उसने सनसेट लॉ इंट्रोड्यूस किया। 1794 में ये इंप्लीमेंट हो गया सनसेट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग था क्या, कैसे इसने जमींदारों को अकाउंटेबल बनाया, इसके अकॉर्डिंग ये सनसेट लॉ में था क्या, जमींदार को एक महीने में कोई एक तारीख फिक्स करनी थी। सपोज फर्स्ट, या सपोज महीने की आखिरी तारीख, सपोज 30th, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, 30 जनवरी। तो महीने की हर 30 तारीख को सूर्यास्त यानी सूरज ढलने के बाद, ढलने के पहले आपको इस महीने का लगान लाके दे देना था, है ना। जस्ट टू इंश्योर कि पैसा जो है इनको मिल जाए। किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को चूज कर लिया गया। जमींदार बोला भैया हम 30 को काम कर देंगे, कोई बोला 15 को कर देंगे, कोई बोलेगा 1 को कर देंगे। तो उसके लिए वो डेट फिक्स कर दी गई। अब होता क्या था, हर महीने की इस तारीख को सूरज ढलने के पहले जमींदार को अमाउंट ईआईसी को दे देना होता था। अगर ये जमींदार 30 तारीख की शाम को पैसा लाके नहीं दिया तो इस जमींदार मिस्टर एक्स की जमीन छीन करके किसी दूसरे जमींदार मिस्टर वाई को दे दी जाती थी, और मिस्टर वाई से कहा जाता था कि तुम ये काम करो। तो जमींदार अकाउंटेबल बन जाएगा कि नहीं? सूर्यास्त के पहले अगर जमीन लगान नहीं दिया तो इसकी जमीन छीन करके किसी दूसरे जमींदार को दे दी। अंग्रेजों का फायदा ही फायदा, दिमाग, सनसेट लॉ। If the zamindar was bound to deposit the money monthly land revenue into the state treasury on a particular decided day before sunset. Otherwise, his land was snatched away and was given to some other zamindar. बट ऑब्वियस मिस्टर एक्स जो जमींदार है वो चाहेंगे कि पैसा लेकर के आ जाए टाइम से। तो अंग्रेजों को टाइमली पैसा मिलता रहेगा और एक फिक्स्ड अमाउंट 2 करोड़ 68 लाख का मिलता ही रहेगा। लैंड रेवेन्यू परमानेंट हो गई, ट्रेजरी बढ़ गई, और इस वजह से इनके लिए बड़ा आराम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। ठीक है। तो जिस तरह से अगर आप देखो तो अकबर के समय में अगर आप देखिए तो अकबर ने राजपूत पॉलिसी देखी थी। ही स्टार्टेड गेटिंग सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल। क्योंकि मुगलों के साथ क्या था ना गाइस, मुगल, इफ यू सी द एडवेंट ऑफ बाबर, बाबर के खुद के फैमिली में भी दुश्मन थे। शैबनी खान who defeated him and threw him out of the kingdom of फरगना। तो जो मुगल कोर्ट था ना, अकबर वॉज ऑल्सो फेसिंग इंटरनल क्राइसिस। शेख अब्दुल नबी खुद के ही दरबार के मौलाना इनके खिलाफ चिल्लाते रहते थे, और एक्सटर्नल क्राइसिस बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन विच अकबर वॉज रूलिंग वॉज हिंदू।
तो जब इंटरनल क्राइसिस हुई, जब खुद के लोग इसके साथ नहीं थे, तो ही वेंट फॉर अ सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। हिंदुओं को अपोज किया, पॉलिसी लेकर के आए, ऑल्दो ही वाज अ सेक्युलर मैन। लेकिन 1564 में जो इसने जजिया वापस लिया, ये बड़े खुश हुए। तो इंटरनल सपोर्ट नहीं था, लेकिन पब्लिक के एक्सटर्नल सपोर्ट की वजह से इसका तख्त स्टेबल रहा, है ना। उसी तरह से अकबर ने ये चीज समझी कि जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं राजपूत, जो राजस्थान में बड़े पावरफुल है और बड़े काम के, राजपूत पॉलिसी कर ली। पड़ोस वाला शांत है तो आप चुपचाप बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो कि नहीं। इवेंट फॉर राजपूत पॉलिसी, इनको इज्जत दे दी, ऑटोनॉमी दे दी और अच्छी पोस्ट पे रिक्रूट कर लिया। ये बड़े खुश, इनको इज्जत चाहिए थी, सम्मान, और जो ये लड़ना चाहते थे इनको डिप्यूट कर दिया। बिकॉज राजपूत बॉर्न वॉरियर, जो चीज चाहिए वो इनको मिल गई। सीखा क्या आपने, मैसेज क्या है? इफ यू वांट टू गेट अटैच्ड विथ समवन, अगर किसी के साथ आप अटैच होना चाहते हो, आप उसका इमीडिएट इंटरेस्ट फुलफिल कर दो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, उसका इमीडिएट इंटरेस्ट फुलफिल कर दो, वो आदमी आपका दोस्त अपने आप बन जाएगा। मैसेज इज इंपॉर्टेंट गाइस। एडमिनिस्ट्रेशन में ना, जब शहर संभालोगे, ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है। तो एज राजपूत एक्टेड एज अ स्पाइन फॉर मुगल एम्पायर, क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी वजह से मिली थी, उसी तरीके से जमींदार एक्टेड एज अ स्पाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी वजह से मिलेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और जमींदार ही लैंड रेवेन्यू रेट डिसाइड करते थे, जो कि बलराम ने पूछा है। जमींदार कितने टैक्स लेते थे किसान से, डिपेंड करता था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग था, कभी ज्यादा कभी कम। किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहे हो तो बता दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा, है ना। तो ये काम भी ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को डेलीगेट कर दिया कि भैया तुम ही बताओ कितना पैसा लेना चाहिए, हमसे मतलब नहीं है, हमको 2 करोड़ 68 लाख लाके दो कहीं से भी। तो जमींदार उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स घटाते बढ़ाते थे। तो जिस तरीके से राजपूत एक्टेड एज स्पाइन फॉर मुगल एम्पायर, जमींदार एक्टेड एज अ स्पाइन फॉर ब्रिटिश एम्पायर। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, ये मत पूछना स्पाइन क्या होता है ना। Thus, the company was relieved from maintaining the revenue department as the zamindar collected the money, deposited it into the state treasury. आराम हो गया कि नहीं? In this way, permanent settlement proved to be a great benefit in the initial phase of EIC, but proved to be the curse for the people of India. क्यों? EIC के लिए परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत काम का था, लेकिन इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि लैंडलेस लेबरर्स बनते चले गए। फार्मर की जमीन छीन छीन के किसको दे दी गई? जमींदार्स को। तो ये जो किसान है, इसके बारे में कौन सोचेगा? हालांकि ईआईसी को बहुत फायदा हुआ, इनकी जिंदगी नर्क हो गई। अब जिन जिन लोगों से जमीन छीनी गई, वो रिवोल्ट करेंगे, और आप देखोगे जहां जहां भी, ध्यान से सुनना गाइस, जहां जहां भी परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई किया गया था, वहां वहां आज नक्सलिज्म भी है। आप देखो इस टाइम ब्रिटिश कहां कहां थे? बंगाल, अवध का पार्ट, बिहार का पार्ट, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला पार्ट, उड़ीसा का पार्ट। यही नक्सलिज्म इस रीजन में है कि नहीं, जो आज तक चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी पुरखों की जमीनें छीनी किसने? ब्रिटिशर्स ने। दी किसको? जमींदारों को। तो जो भी हुआ हो, छीनी किससे गई? फार्मर्स से। और ये हिंदुस्तान है, यहां 1 बीघे जमीन के लिए गोली चल जाती है। बट ऑब्वियस पीपल रेजिस्टेड दिस, लोगों ने ग्रुप बनाया। नक्सलिज्म इन्हीं रीजन्स में देखोगे आप जन्मेगा। दिस प्रूव टू बी
a gold mine for EIC but proved to be the curse for the people of India as it created the problem of landless laborers in Bengal, Bihar and Odisha. Along with this, extreme poverty was prevailing over there. काफी गरीबी थी उस टाइम, and which became the root cause of Naxalism in India. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। आई होप आपको परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ गया। ये जो चीज है, इसी तरह से आपको मेंस में आंसर लिखना है। ये जो चीज थी, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। यहां मैंने फैक्ट्स बता दिए आपको, यहां एनालिसिस दे दिया आपको। आई होप आपको परमानेंट सेटलमेंट पूरा का पूरा समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप दे दीजिए, या फिर आप लिख दीजिए प्रोसीड, सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। वाह, अभिजीत का थम्स अप बड़ा ही स्पेशल होता है। बड़े जबरदस्त स्माइली भेजता है अभिजीत। नाइस। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना गाइस? आई होप देयर इज नो इश्यूज। ठीक है, चलो। तो परमानेंट सेटलमेंट आपको आई होप समझ में आ गया है। तो जो पहली पॉलिसी थी कॉर्नवालिस की, हमने देख ली। अब बात करते हैं कॉर्नवालिस कोड के बारे में। कॉर्नवालिस कोड क्या था? दिस वाज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जिस तरह से जॉन शोर ने इसको हेल्प की थी परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने में, वैसे ही कॉर्नवालिस कोड का आइडिया जॉर्ज बार्लो का था। जॉर्ज बार्लो वाज आल्सो ऑफिस बियरर, है ना? जैसे अकबर के नवरत्न थे ना, हु वर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके ऑफिस बेरर, इसके साथ के काम करने वाले लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे। और ये आदमी सुनता था सबकी, ये अच्छी बात थी। प्रॉब्लम डिस्कस करता था, लोग सजेशन देते थे, ये इंप्लीमेंट कर देता था। With the help of George Barlow, you see, he established his administration on the principle of Montesquieu separation of power model. ये नाम सुना है? Montesquieu separation of power, पॉलिटी में सुने होगे, पोल साइंस ऑप्शनल है तो जानते होगे। होता क्या है ये? द लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, interrelated responsibility. Nobody is going for independent reasons. हर कोई अकाउंटेबल होगा। तो ये जो चीज थी, ये मॉन्टेस्क्यू ने इनिशियली सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल में डिस्कस की थी। मॉन्टेस्क्यू, रैशनल पर्सन, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इसने कंसेप्ट दिया था कि जनरली राजा के पास, मोनार्क के पास सारी पावर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बागड़ बिल्ला निकला, इफ ही इज द एमडी, रिमेंबर एमडी, अगर मोनार्क ऑटोक्रेट निकला तो ये तबाही मचा सकता है, क्योंकि यही एग्जीक्यूटिव है, यही जुडिशरी है, यही लेजिस्लेचर है। तो पावर जो है वो एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड and people should rule over territory, and this is not the gift of the monarch. ये अपने आप को भगवान ना समझे, इसलिए ये चीज इंप्लीमेंट कर दो। एंड दैट वाज द थिंग व्हिच ही डिस्कस्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल। तो कॉर्नवालिस ने इंडिया में भी इसको इंप्लीमेंट किया। एग्जीक्यूटिव तो पहले से ही थी, इसने जुडिशियल सेटअप किया। लेजिस्लेचर तो खैर बहुत बाद में आएगा, बहुत ही ज्यादा बाद में, 1861 के आसपास, है ना? लेकिन अगर आप देखो तो एग्जीक्यूटिव बन चुकी है, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी कर देगा कुछ ये, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार ये लेकर के आएगा, है ना? अगर जुडिशरी की बात करते हैं हम गाइस, कंफ्यूज मत होना, समझो इसको। जुडिशरी की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म लेके आएगा, फिर कॉर्नवालिस करेगा। ठीक। पुलिस की बात करते हैं अगर, तो कॉर्नवालिस वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस पुलिस रिफॉर्म्स, और आगे चल करके एक आदमी आएगा कर्जन, जो सबसे ज्यादा रिफॉर्म करेगा पुलिस में। ठीक। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू पोस्ट,
इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक दीज। कौन कौन सी पोस्ट थी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज, तीसरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, एसपी सिटी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो ये आईआरएस आदमी है, who would whose charge is to collect the revenue and manage all the affairs of the district। ठीक। डिस्ट्रिक्ट जज जो था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डिलीवर जस्टिस इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसका काम था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो यहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, जस्टिस डिलीवर की जा रही है, इंश्योर किया जा रहा है, और रेवेन्यू कलेक्शन एक हद तक आईआरएस मैनेज करता था। तो यू वुड सी डीसी, डीजे एंड एसपी being introduced in a city, in a district, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता था ये, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का ही एक पार्ट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसलिए यू वुड सी कॉर्नवालिस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक। ही ऑल्सो परसुएडेड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन है? ईआईसी बताया था ना, प्राइवेट मर्चेंट्स का एक ग्रुप है, जिसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठता था लंदन में। प्राइवेट मर्चेंट्स, अंबानी, अदानी, किशोर बियानी जैसे लोग बैठते थे। दैट ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ मेनी रिच मर्चेंट्स हु कंट्रोल्ड द ईआईसी, द एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी, है ना। तो उनको ये रिक्वेस्ट करेगा, हु इज द इंचार्ज ऑफ, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है ना, ईआईसी इज अ प्राइवेट कंपनी। तो इसके मालिकों से ये रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हैंडसम सैलरीज दे दो, 7th पे कमीशन लागू कर दो, 8th पे कमीशन लागू कर दो, है ना, सैलरी बढ़ाओ, ताकि लोग और ज्यादा यहां पर आए काम करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है ना इंडिया में, तो एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी। ही नीडेड ब्यूरोक्रेसी, इसलिए ये इसको प्रमोट कर रहा है। जिस जगह पैसा ज्यादा होगा, भीड़ उधर ही जाएगी, सरकारी नौकरी। He persuaded the directors of the company to pay handsome salary to the company servants and emphasized on appointment of these officers mainly on the basis of merit। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिलेक्शन कैसे होता था? रॉबर्ट क्लाइव मान लो गवर्नर जनरल है बंगाल के, मान लो रॉबर्ट क्लाइव इज द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो बंगाल में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, ये अपने भाई भतीजों को ही अपॉइंट कर देंगे, है ना। जो कोई भी गवर्नर जनरल है, he had the charge of appointing the people, है ना। तो ये अपने भाई भतीजों को लाके बैठा देते थे। एंड दैट डिड नॉट इंश्योर कि भाई इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे हाथों में हो, क्योंकि हो सकता है दे आर इनकॉम्पिटेंट, कोई जरूरी नहीं ना कि इसके रिश्तेदार है तो ये भी इंटेलिजेंट हो। तो उसने कहा कि मेरिट के बेस पे इनको सेलेक्ट किया जाए, रिश्तेदारी के बेस पे मत करो, है ना। सैलरी बढ़ाओ और मेरिट के बेस पे इनको इंडक्ट करो, हमें इनकी जरूरत है। दिस ऑल केम अंडर कॉर्नवालिस कोड। ये समझ में आ गई? परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस कर लिया हमने, कॉर्नवालिस कोड डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस कुछ लोग कमेंट किए हैं कुछ। बलराम इज एंजॉइंग इन द कार्स। हाँ, खराब पार्ट जो होता है वही चीज। ठीक है, एनीवेज, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब कोई भी रूलर हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ई इज इक्वल टू ई प्लस ई। एम्परर, रूलर, गवर्नमेंट, एनीथिंग। एम्परर इज इक्वल टू इकोनॉमी प्लस एम्पायर। वही राजा, वही गवर्नर, वही गवर्नमेंट सक्सेसफुल होगी जो अपने देश के लिए, अपने टेरिटरी के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे। तो कोई भी समझदार आदमी होगा, कोई भी समझदार रूलर हो,
वो ये दो काम जरूर करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस ने भी किया इकोनॉमिक रिफॉर्म, परमानेंट सेटलमेंट, सेटल्ड एवरीथिंग परमानेंटली, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये है इसके, है ना। क्या था, डिस्कस कर लेते हैं। इसने सबसे पहले मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। अब एसपी की पोस्ट तो आ चुकी है, लेकिन उस टाइम पे पुलिस हायरार्की को इंट्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी था। हर जगह पर थाना खोलना जरूरी था, और इसी वजह से इसने इस सर्विस को स्ट्रीमलाइन कर दिया। इसने कहा कि हर 20 मील पे, एवरी 20 स्क्वायर माइल्स, देयर वुड बी अ थाना। पुलिस थाना होता है वही, हर 20 मील पे, दैट इज अराउंड 35 किलोमीटर समवट, हर 35 किलोमीटर पे एक थाना होगा, और थाने का इंचार्ज दरोगा होगा, दरोगा जी, है ना, चुलबुल पांडे। और इस दरोगा को हेल्प करने के लिए कांस्टेबल्स होंगे, हवलदार। तो ये चीज इसने इंट्रोड्यूस की। इसने मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सी द वर्ड मॉडर्न गाइस, ये सारा इंस्पिरेशन कहां से ले रहा है, ब्रिटेन से। जैसा वहां था वैसा यहां करने की कोशिश करेगा। He introduced modern police administration and streamlined the service with the introduction of the post of Daroga, who was the in charge of Thana, and a constable to help him. अब देखो, इसका डबल गेम देखो। कॉर्नवालिस ने कहा, he declared that he is introducing modern police reform for effective law and order in the area. तो लोगों को लगा बात तो सही है यार, अगर पुलिस अच्छी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन होगा। हालांकि इसने ये चीज कही कि मैं इंडिया में इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, महान बनने की कोशिश किया। लेकिन हिडन एजेंडा क्या था, इसकी असली मंशा क्या थी, जो इसने डिक्लेयर नहीं की, वो क्या थी, टू इंड्यूस टेरर इन द इंडियंस। अगर पुलिस है तो पुलिस के दम पे फार्मर्स को, जमींदारों को डराना धमकाना आसान हो जाएगा कि नहीं। टू टेरराइज द इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ डंडा पावर, है ना, मसल पावर, डिक्लेयर्ड एजेंडा, हिडन एजेंडा, है ना। नाउ यू सी, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ही देन टच्ड अपॉन द जुडिशियल सेटअप, और जुडिशियल हायरार्की इसने इंट्रोड्यूस कर दी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनिशियल जुडिशियल रिफॉर्म किया था जब उसने दीवानी कोर्ट और फौजदारी कोर्ट बनाई थी। ठीक, दीवानी कोर्ट में सिविल केसेस और फौजदारी कोर्ट में क्रिमिनल केसेस ये सुने जाते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में था। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिविल केस जितने भी हो सबकी सेम सिवियरिटी हो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, कुछ कम। क्रिमिनल केसेस जितने भी हैं, कोई जरूरी नहीं इनकी भी सिवियरिटी उतनी ही हो। अब आदमी ने, किसी ने मर्डर किया, दैट इज मोर सिवियर। अब कोई चेन छीन के भाग गया, दैट इज मोर, दैट इज लेस सिवियर। क्राइम हालांकि दोनों है, लेकिन मर्डर की जस्टिस देना इज द प्रायोरिटी दैन चेन स्नैचिंग गैंग। तो केसेस को प्रायोरिटाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, और प्रॉब्लम क्या थी, डिस्ट्रिक्ट में हर कोई पहुंच जाता था, तो इन कोर्ट्स पे बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। और इसी बर्डन को कम करने के लिए उसने ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। ये स्ट्रक्चर क्या था, इसको समझो। है वही चीज, लेकिन एक बड़े पैमाने पे। ही re-strategized everything and penetrated deep into the rural areas as well. गांव गांव तक कोर्ट को पहुंचा दिया। कैलकाटा काउंसिल, कैलकाटा हेड ऑफ एवरीथिंग। सर्किट कोर्ट उस टाइम मेन तहसील में होते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। ये रजिस्ट्रार कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, ये आज भी आप गांव में सुनते होंगे।
तो पहले दीवानी अदालत थी और फौजदारी अदालत थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसको और ज्यादा एक्सपैंड किया, हायरार्की स्टैब्लिश की। कलकत्ता काउंसिल, सर्किट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। अब ये जो नीचे के दो हैं ये रूरल एरिया में होते थे और ये सारे अर्बन एरिया में होते थे। तो 1793 का ये दौर था। आज आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जो चीज 1793 में थी वो आज क्या है, इसको समझो। कैलकाटा काउंसिल इज लाइक सुप्रीम कोर्ट, सर्किट कोर्ट इज लाइक द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज लाइक द सेशन कोर्ट। शहर में होती है, ठीक। गांव में अगर आप देखो तो कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार इज लाइक अपर कोर्ट ऑफ अपील एंड मुंसिफ कोर्ट इज लाइक लोअर कोर्ट ऑफ अपील। तो गांव गांव में कोर्ट्स खुल गए और यहां पर लोग क्या करते थे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे, है ना, और अगर जस्टिस मिल गई तो ठीक, नहीं तो सर्किट कोर्ट जाएंगे, नहीं तो कलकत्ता काउंसिल के पास चिट्ठी भेजेंगे। तो इससे हुआ क्या, बर्डन रिलीव हो गया कि नहीं दीवानी और फौजदारी अदालत का, क्योंकि हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे उस टाइम, समझ रहे हो, दीवानी फौजदारी अदालत। तो यहां पे केसेस एक के बाद एक ऊपर आएंगे। तो ये जो चीज आज आप देखते हो ये उस टाइम इंट्रोड्यूस की थी, किसने, इस आदमी ने, कॉर्नवालिस, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म समझ में आया, मॉडर्न पुलिस एंड जुडिशियल हायरार्की। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं प्री में, ध्यान दीजिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा। इन एडिशन टू दीज ही इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील। तो ये कोर्ट तो थे ही, ये तो शहर शहर गांव गांव कोर्ट खोल दिए, इसने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील भी खोली, पटना में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में, जहां आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। The objective of this hierarchy was to lower the burden of the court and to provide the right of appeal to the people, as all the cases did not have the same degree. पॉइंट समझ में आया आपको? तो हमने इसका ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू, कॉर्नवालिस कोड, सिविल सर्विसेज, सिविल केस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में पुलिस सर्विस और जुडिशियल हायरार्की, ठीक। You see, this guy also went for Europeanization of higher services. यूरोपियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज थी आईआरएस की, जितनी भी सर्विसेज थी आईपीएस की, उस जमाने की मैं बता रहा हूं, है ना, उनमें सिर्फ यूरोपियंस को बैठाया जाता था। इंडियंस के लिए ये पोस्ट, कौन सी, ये वाली पोस्ट, इंडियंस के लिए ये पोस्ट ओपन नहीं थी। जितने भी लोग थे ये रूल इंडियन पे कर रहे हैं, लेकिन एक भी इंडियन ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, ना जज था, ना एसपी था, एवरीबडी वॉज अ यूरोपियन। कॉर्नवालिस रिजर्व्ड all the top post of almost all the department for Europeans। इसने कहा क्या कि क्यों कर रहे, ऑब्वियसली लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम पे रूल कर रहे हो, हमारे आदमी को बैठाओ। व्हाट डिड ही डू, he declared that Indians were not suitable for this job। He said कि जितने इंडियंस है ना ये कर नहीं पाएंगे, सक्षम नहीं है। इंडियंस को चोर बुलाता था, ये घूस खाते हैं, ब्राइब लेते हैं, करप्ट हैं। अरे तुम क्या हो? He said that Indians were not suitable for this job। ये बहाना मारा, लेकिन असल रीजन क्या था? He wanted to exploit the Indians by having monopoly on the topmost post।
क्योंकि अगर डीएम कोई बन गया इंडियन, तो ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर देगा कि नहीं? तो अगर आपको किसी का एक्सप्लॉइटेशन करना है तो आप उसके फेवर में काम कभी नहीं करोगे, और यही काम ईआईसी करती रही हर बार। कॉर्नवालिस exploited the Indians by having monopoly on the topmost post, and this strengthened the cause of EIC. EIC को देखोगे आप आगे चल करके भी इंडियंस के लिए कुछ नहीं करेगी। दे वुड ऑल डू, आपको क्या लग रहा है ये सब चीज क्यों इंट्रोड्यूस हो रही है? ये जुडिशियल हायरार्की, ये मॉडर्न पुलिस, और ये जो टॉप पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपको क्या लग रहा है ये इंडियंस के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। वाई? क्योंकि जैसे जैसे टेरिटरी ब्रिटिश की एक्सपैंड होगी वैसे वैसे देर वुड बी अ नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो ये अपनी नेसेसिटी को फुलफिल कर रहे थे कि कोई आदमी आए, बैठे रेवेन्यू संभाले, जस्टिस संभाले, लॉ एंड ऑर्डर संभाले। तो ये अपने हिसाब से अपने लिए काम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जितने भी कोर्ट्स होते थे, इस पे यूरोपियन जज अगर बैठ रहा है तो वो किसके फेवर में जस्टिस देगा? आपको लगता है क्या कि इंडियंस के फेवर में कुछ होगा? नहीं। तो चीजें हो तो गई थी, लेकिन इंडियंस को फेवर नहीं किया जा रहा था। लोग एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, लोग सप्रेस किए जा रहे थे, और धीरे धीरे ये एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता गया, सप्रेशन बढ़ता गया, जिसकी वजह से आगे चल करके एक विस्फोट होगा। काफी आगे की बात है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, क्रिपल्ड मैसूर, फोर्थ पॉइंट, है ना? परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस कोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वी हैव सीन दिस। नाउ द लास्ट पॉइंट, crippled Mysore. Cornwallis fought the Third Anglo-Mysore War, and after defeating Tipu Sultan, this guy, after defeating Tipu Sultan, he snatched away half of his territories and imposed a fine on Mysore, thus crippling Mysore. समझ में आया क्या? कैसे आएगा? अभी मैसूर डिस्कस किया ही नहीं है। चलो कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टोरी से अलग हटते हैं और मैसूर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि व्हेन आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कॉर्नवालिस, साइड में एक होता ना, एक ब्रैकेट खोलूंगा और मैसूर डिस्कस करूंगा और फिर कॉर्नवालिस पे वापस आऊंगा। एक बार जब मैं मैसूर टॉपिक डिस्कस कर लूं तो मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा और इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे, तब आपको एग्जैक्टली चीज समझ में आ जाएगी, है ना? और फिर कॉर्नवालिस के आगे के गवर्नर जनरल्स को देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी थोड़ा टॉपिक से अलग हटते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि मैसूर में हो क्या रहा था, और ये आदमी शेर ए मैसूर ये था कौन, कहां से आया, क्या किया, क्यों ही वॉज अ ऑफ थ्रेट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर की कहानी पे डिस्कशन करते हैं। अब है तो कहानी काफी लंबी, इसको मैं कल पिकअप करता हूं, लेकिन आज जस्ट आपको ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि आपको चीज थोड़ी सी समझ में आए। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं और उसके बाद फिर कल इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, द स्टेट ऑफ मैसूर। आपको मैं कल हैदर अली के बारे में बताऊंगा, कल मैं टीपू सुल्तान के बारे में बताऊंगा, और आगे फिर इसको रिलेट कर दूंगा कॉर्नवालिस के साथ, और फिर वापस यहां आकर के ये स्लाइड पे ये टॉपिक देखेंगे और फिर कॉर्नवालिस के आगे के गवर्नर जनरल्स को देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ ब्रैकेट विच आई हैव ओपन इन बिटवीन, है ना, द स्टेट ऑफ मैसूर, ब्रैकेट, साइड नोट अलग से, है ना? अगर कहानी में पीछे चलो, इफ यू गो बैक इन टाइम, जब ये ब्रिटिश विस्टिश आए थे उसके पहले की अगर बात करो, तो मैसूर वॉज ओरिजिनली रूल्ड बाय वाडियार डायनेस्टी, है ना? इस डायनेस्टी के कुछ अभी भी लोग हैं जो कर्नाटका में रहते हैं। अभी हाल ही में 4-5 3-4 साल पहले
इनका किंग जो था, द लीगल आयर टू द थ्रोन, वो मरा था, तो फिर एक प्रिंस को कोरोनेट भी किया गया था। तो अभी ट्रेडिशन फॉलो हो रहे हैं। वाडियार डायनेस्टी इज स्टिल सर्वाइविंग। होता है ना, कई सारे नवाब के घरानों के लोग मिलते हैं आपको, तो वैसे ही आज भी वाडियार डायनेस्टी के लोग जिंदा हैं। वो चेन, वो फैमिली ट्री अभी भी चल रही है। ठीक है, तो मैसूर ओरिजिनली वाज रूल्ड बाय वाडियार डायनेस्टी एंड वाज फेमस फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। जैसे बंगाल बहुत फेमस था प्रॉस्पेरिटी के लिए, वैसे ही मैसूर भी बहुत फेमस था। क्यों? रीजंस ये लिखे हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द सी पोर्ट। जैसे बंगाल में नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के थे, वैसे यहाँ पे भी थे। बंगाल में एग्रीकल्चर बड़ा जबरदस्त था, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत डिमांड थी। कैसे रिसोर्सेज? स्पाइसेस, जो अंग्रेजों को चाहिए था। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, हैवी डिमांड। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर बूमिंग ओवर हियर, और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज सी पोर्ट। क्योंकि मैसूर को अगर आप देखोगे, मैं मैप तो नहीं इंक्लूड कर पाया इस स्लाइड में, चलो कल दिखा दूंगा आपको। ये कर्नाटक का रीजन, ये हैदराबाद का रीजन, और ये पूरा का पूरा मैसूर का रीजन था। आज का कर्नाटका समझ लो, कुछ पार्ट केरला का समझ लो, और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का समझ लो। मैसूर वॉज अ वेरी बिग टेरिटरी बैक देन। कर्नाटका में आसपास के थोड़े थोड़े एरियाज और मिला लो। तो मैसूर के पास पोर्ट थे। जैसे गुजरात इंपॉर्टेंट है आज, वैसे मैसूर उस टाइम इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ द सी पोर्ट। सी पोर्ट से फायदा क्या? नेवी आप खड़ी कर सकते हो, और शिप से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो। इकोनॉमी बूस्ट होगी आपकी। और इसी वजह से इनकी नजर, किसकी? ईआईसी की नजर मैसूर पे हमेशा से थी। एंड दे वांटेड टू एक्वायर दिस टेरिटरी, व्हिच दे फाइनली एक्वायर लेटर ऑन इन 1799, लेकिन वो खैर बात की बात है। तो मैसूर इन वजहों से फेमस था। अब मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लिखा नहीं, क्योंकि आप समझ ही रहे हो, जो कहानी बंगाल की थी वैसे ही मैसूर की भी थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में, इन द 18th सेंचुरी, यानी 17 समथिंग समथिंग, इन द 18th सेंचुरी, मैसूर वाज अंडर द रूल ऑफ इनकॉम्पिटेंट, वीक पपेट रूलर चिक्का कृष्णा राजा फर्स्ट। मीर जाफर का नाम सुना है? मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना है? वैसे ही था ये कृष्णा चिक्का राजा। इनकॉम्पिटेंट रूलर, जो रूल करता नहीं था, दिन भर अय्याशियों में डूबा रहता था। थ्रोन पे बैठा था खाली, और थ्रोन पे जाम लेकर के ये बैठा करते थे। कोई अंगूर खिला रहा है, कोई जाम पिला रहा है, कोई पैर दबा रहा है। ही वॉज नॉट इन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ही डिड नॉट। ही वॉज मोर लाइक मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी याद है क्या? मैं खलीफा यूज टू डांस नेकेड, वही आदमी है ना। सिक्का कृष्णा राजा, इनकॉम्पिटेंट रूलर whose real power was vested into his two court ministers। अब ये आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो मैसूर को संभालेगा कौन? इसके दो, समझ लो आप, पीएम थे। दो पीएम थे, एक नंजराज, दूसरा देवराज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको समझिए। सिक्का कृष्णा राजा फर्स्ट, इनकॉम्पिटेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन पर्दे के पीछे से संभाल कौन रहा है? नंज राज एंड देवराज। ठीक। जब ये सारी स्टोरी चल रही है, तो इनका वजीर कौन था? ये राजा है, ये प्राइम मिनिस्टर है। वजीर वॉज हैदर अली, जो कि उस टाइम पर दिंदीगुल में था। दिंदीगुल इज अ नेम ऑफ अ सिटी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु आईपीएल अगर फॉलो करते हो, क्या बोलते हैं, टीएनपीएल, है ना, तो उसमें दिंदीगुल ड्रैगन नाम की एक टीम भी है। दिंदीगुल इज अ सिटी इन तमिलनाडु। तो दिंदीगुल में पोस्टेड था हैदर अली। ही वॉज द गवर्नर ऑफ दिंदीगुल बैक देन, इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ कृष्णा चिक्का राजा। ठीक। अब नंजराज भी थ्रोन पे बैठना चाह रहे हैं, देवराज भी थ्रोन पे बैठना चाह रहे हैं, और हैदर अली भी थ्रोन पे बैठना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज द रूलर इज वीक, है ना। आगे चल करके इस महल में पॉलिटिक्स होती है, और देवराज को मार दिया जाता है। समझ लो इसको हुआ क्या। एपीएल नहीं है, टीएनपीएल है।
अभिजीत, तमिलनाडु प्रीमियर लीग। है ना। अब महल में कंस्पिरेसी क्या होती है, मैं उसके बारे में डिटेल में कल डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए देवराज को मार दिया गया। दिस पर्सन वॉज गॉन। हैदर अली ने इसे मार दिया था, नंजराज को, और फिर इसको डिथ्रोन करके खुद राजा बन जाएगा। कृष्णा चिक्का राजा कौन, नंजराज कौन, देवराज कौन। तो अब राजा कौन बनेगा, हैदर अली, हु वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का तो नाम सुना होगा, शायद हैदर अली का नहीं सुना है आपने, है ना। तो टीपू सुल्तान के फादर थे हैदर अली, जो इस तरह से पावर में आए। ही वॉज अ वजीर एंड लेटर ऑन बिकेम द रूलर एंड देन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। ठीक है। एज देयर वॉज अ ruler who was weak, puppet ruler, the real power was vested in these two guys. This created crisis in Mysore, और वो मेरा फॉर्मूला, crisis give rise to consciousness, consciousness among the people, and this consciousness give rise to a personality. जर्मनी में क्राइसिस हुई, 1929 ग्रेट डिप्रेशन, लोग कॉन्शियस हुए एंड अ पर्सनालिटी राइजेस, अडॉल्फ हिटलर। सेम इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इटली, people were conscious, and then Benito Mussolini rises from the ashes, है ना। Punjab was in crisis, later on people got conscious and then a personality rises, रंजीत सिंह। तो जब कभी भी क्राइसिस होती है ना, किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, कोई ना कोई आदमी उभर करके आएगा और वो लीड करेगा लोगों को। तो इस मैसूर की क्राइसिस में कौन इमर्ज हुआ, हैदर अली। कैसे हुआ, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम पे दो एंग्लो मैसूर वॉर लड़े जाएंगे और इसके टाइम पे दो एंग्लो मैसूर वॉर लड़े जाएंगे। फर्स्ट सेकंड यहां, थर्ड फोर्थ यहां। तो क्योंकि मुझे एंग्लो मैसूर वॉर बताना है जो कि रेलेवेंट है मॉडर्न इंडिया में, तो मैं इसकी स्टोरी भी बता देता हूं और फिर इसको कनेक्ट कर दूंगा इन वॉर्स से, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर वापस चलेंगे कॉर्नवालिस पे। That is the idea of the classes. So that's it for today. Do like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon, guys. ये कोड जो है इसे भूलिएगा मत। रेफरल कोड फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अन अकेडमी को फॉलो जरूर करिए, मुझे फॉलो करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। कैसी लगी आज की क्लास ये भी मुझे बताइएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, जो चीजें हमने आज डिस्कस की वो देखिए जा करके। हो सकता है अब आपको चीजों को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। ठीक है, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली जाके पढ़ो। चाहो तो मराठा और मैसूर थोड़ा सा पढ़ के आना, अच्छा डिस्कशन करेंगे क्लास में, मजा बहुत आएगा। ठीक है, लेसन पसंद आया है तो लाइक करना, और मुझे पता है कोई ना कोई डिसलाइक जरूर करेगा। अरे कौन हो भाई, बता तो दो। आई वॉन्ट टू लर्न, क्या चीज और चाहिए, कैसे मैं करूं, बता तो दो। डिसलाइक करना है कर दो, इट्स अप टू यू, डजेंट मैटर, है ना। अगर कंटेंट पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करिए। जितने भी दोस्त आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी दिखाइए ये, और उनसे भी कहिए कि मेरे साथ यूट्यूब या अन अकेडमी पे आके जुड़ जाए। सो दैट्स इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स क्रैक अन अकेडमी यूपीएससी सीएसई सीरीज में। फिर मैं आपके साथ कल जुड़ जाऊंगा B2M चैनल पर 11 बजे। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है कल। आगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे अहेड।